हाँ जी। तो आज का हमारा टॉपिक जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। अभी पहले तो मुझे ये बता दो आप लोग, ये जो वर्ड लियन है इसका मीनिंग क्या है? राइट टू रिटेन। ध्यान में आया भाई सबको? यानी रोक कर रखने का राइट, राइट टू रिटेन। हिंदी वाले जो हैं उन्होंने ग्रहण अधिकार के नाम से इसको पढ़ा हुआ है, बराबर। हमने इसको कहाँ पढ़ा पहले इस वर्ड को? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर के राइट गुड्स के अगेंस्ट में, है ना। जहां अगर आपका पैसा नहीं मिले तो आप गुड्स को अपने पास में रोक करके रख लोगे। ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पे है, एकदम सेम। दो तरह के लियन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। 171 में है जनरल लियन और 170 में है पर्टिकुलर लियन, है ना। तो दोनों में से कोई भी पहले पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस वाइज करते तो पहले 170 करते, फिर 171 करते, पर मैं पहले ले रहा हूं 171 ही, जैसा मैंने सीक्वेंस यहां सेट किया है। तो पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। अ जनरल लियन इज द राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। ये लिखा हुआ है कि एक पर्सन दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने पास में रिटेन करके रख रहा है, और आगे लिखा हुआ है जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए। अब हमने कहा सर ये जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए क्या है? तो इसमें अपने को कंसेप्ट लेना पड़ेगा प्लेज वाला, बराबर। तो प्लेज वाले कंसेप्ट में आप लोग जानते हो दो लोग इधर रहेंगे। एक पर्सन हमारा हो गया कौन, और दूसरा पर्सन कौन हो गया? बोरोवर। अब समझना, बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज करिए कि 1 जैन को लेंडर की तरफ से बोरोवर को 1 लाख रुपीस दिया गया है लोन। कितना दिया है? 1 लाख। अच्छा, उसके बदले में इसकी तरफ से एक सिक्योरिटी अमाउंट भी रखा गया है। आप जानते हो ना, लोन देते हैं तो लोन सिक्योर भी होता है। तो लेंडर ने बोला था भैया तुमको लोन तो दे दूंगा 1 लाख का, टेंशन नहीं है, लेकिन उसके लिए उसके बदले में मुझे कोई ना कोई क्या चाहिए? एसेट चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 1,20,000 के आसपास की जो एसेट्स है वो प्लेज पर या मॉर्गेज पे रखी गई, प्लेज पर रखी गई। सर ये एसेट्स का वैल्यू लोन के वैल्यू से ज़्यादा क्यों है? कॉमन कंसेप्ट है, आप सब जानते हो, एसेट का वैल्यू लोन के वैल्यू से ज़्यादा होता है, बराबर। चलिए, अभी ऐसा हुआ, फिर हम लोग मान लेते हैं कि एक और लोन 14 फेब को दिया गया, और वो लोन था करीब करीब 80,000 का। समझ रहे हैं? डेट पे नहीं, अमाउंट पे फोकस करिए। 80,000 का लोन जो है वो दिया गया, लेकिन इस बार ये लोन जो है वो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब इसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, बराबर। फिर समझ लेते हैं हम लोग अप्रैल में 1 अप्रैल, है ना, इस डेट के बाद ये डेट काम की है, ठीक है। 1 अप्रैल को एक 70,000 का लोन और दिया गया, और वो भी कैसा है? अनसिक्योर्ड है। सिंपल 3 टाइप के लोन्स हैं, एक सिक्योर है, एक से ज्यादा जो दूसरे सेकंड और थर्ड है वो सारे के सारे अनसिक्योर्ड हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है आप लोगों से। ये पर्सन जो बोरोवर है ये फर्स्ट वाले लोन को कर देता है रीपे, पेमेंट कर देता है। वे 1 लाख रुपया वापस ले लो तुम्हारा। सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो 120 का सिक्योरिटी अमाउंट है, सिक्योरिटी में जो एसेट है, वो हम लोग सेकेंड और थर्ड लोन के लिए रिटेन करके यानी रोक करके रख सकते हैं या नहीं? इतना सा अपना क्वेश्चन है। बोलो क्या कहते हो? रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। आपके हिसाब से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। जब सामने वाले की एसेट अपने पास आ गई, हम कॉमर्स वाले लोग हैं, बराबर। जब सामने वाले की एसेट हमारे पास आई गई है तो उसका लोन का 1 रुपया भी अगर बाकी है तब तक आप एसेट को अपने पास में रोक करके रखिए। इसी को हम कहते हैं जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। इस बंदे का हमारी बुक्स में अकाउंट बनेगा। अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना पहुंचा हुआ है? 1 + 80 + 70 कितना होता है अभी? 2,50,000। अब 250 में से अगर 1 लाख पे हो गया तब भी अभी कितना बाकी है? 150। अभी भी हम एसेट को रोक करके अपने पास में रख सकते हैं। कल को ये बंदा 80 और पे कर दे, अभी भी 70 बाकी है, तब भी हम एसेट को अपने पास में रिटेन करके रख सकते हैं। ऐसा तब कर सकते हैं जब दोनों पार्टीज के बीच में हो कॉन्ट्रैक्ट। पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर एक बार भी ऐसे हमारे पोजीशन में आएगा तो जब तक तुम्हारे साथ हमारा लोन ड्यू है हम उस एसेट को अपने पास में रिटेन करके रोक करके रखेंगे। इट इज कॉल्ड सिंपली जनरल लियन।
बराबर, सिंपल। तो जनरल लियन का मतलब यही है कि जब तक आपका लोन ड्यू है, वेदर सिक्योरिटी किसी भी लोन के अगेंस्ट में आई हो, अगर अमाउंट ड्यू है तो एसेट को रोक करके रखेंगे। ये कंसेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो वहां से आप लोग देखें क्या लिखा गया है। A general lien is the right to retain the property of another for a general balance of account. क्लियर बोल दिया, आगे पढ़ो। Banker, factor, warfinger, policy broker and attorneys of law have a general lien in respect of goods which come into their possession during the course of their profession. सर ये लोग कौन है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें एक डेफिनेशन होती है एजेंट की, मर्केंटाइल एजेंट। उसके बहुत सारे नाम हैं। उन नाम में फैक्टर भी था, इवन वॉरफिंगर भी था, बराबर चेक करिएगा, है ना, उसमें ये दोनों नाम आपके थे। तो ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग एजेंट्स हैं, मीडिएटर्स हैं, और इन लोगों के लिए ये जनरल लियन बहुत काम का है। आज जैसे बैंक ने, ये सपोज करो मैंने जो एग्जांपल दिया बैंक का ही है, तो बैंक सिर्फ उस लोन के लिए नहीं जो सिक्योर हुआ है, मोर देन वन लोन के लिए भी एसेट को रोक करके रखेगी। जिस वक्त में बैंक कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल देगी इस चीज को कि हम आपकी एसेट को एक से ज्यादा लोन के लिए भी अपने पास में रोक करके रखेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ जनरल लियन, है ना। तो चाहे बैंकर हो, फैक्टर एक तरह का ब्रोकरी हो गया, वॉर फिंगर आप लोग जानते हो, पोर्ट का जो इंचार्ज होगा, तो जब तक कस्टम वस्टम आपका पे आगे से आगे नहीं है तब तक अपने पास में रोक करके रखेगा। पॉलिसी ब्रोकर्स भी सेम यही लोग हो गए। अटॉर्नी तो एग्जैक्टली एजेंट हो गया इन सबके। अच्छा, अटॉर्नी ऑफ लॉ, अगेन कोई ड्यूटी व्यूटी आपको गवर्नमेंट की चुकानी है ना, तो आपकी एसेट को वो उस वक्त तक रोक करके रखेंगे जब तक सारा अमाउंट आप क्लियर नहीं कर देते उनका। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है मेरा 10,000 का कोई कस्टम ड्यूटी बाकी है तो मैंने बोला सर आधा कस्टम ड्यूटी दे रहा हूँ, आधा गुड्स तो दे दो मुझे, क्या कहते हो? आधा कस्टम ड्यूटी पे कर रहा हूं, 10 में से 5,000, आधा गुड्स मुझे आप कर दो वापस से। वो कहेंगे ऐसा नहीं होता है, पूरा 10,000 पे करो और पूरा गुड्स लेकर के आओ। इधर कोई पार्टली वाला थोड़ी चल रहा है काम, है तो गवर्नमेंट का टैक्स है, यू हैव टू पे। तो ये कंसेप्ट कहलाता है जनरल लियन। छोटा सा एक एग्जाम्पल है, चेक करते हैं अपन। सेम जैसे मैंने दिया वैसे ही एग्जाम्पल है। ए बोरोज ₹500 फ्रॉम द बैंक विदाउट सिक्योरिटी and subsequently again borrows another 1,000 but on the security of some jewelry. बस थोड़ा सा मेरे एग्जाम्पल से ये थोड़ा चेंज है। इस बार फर्स्ट वाला लोन अनसिक्योर है और सेकंड वाला सिक्योर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे पढ़ते हैं। इन दिस इलस्ट्रेशन इवन वेयर ए हैज रिटर्न ₹1,000 द सेकंड लोन अगर पहले वापस कर भी दे, the banker can retain the jewelry given as a security to the second loan towards the first loan। मतलब जो सेकंड लोन के लिए सिक्योरिटी दिया उसको हम फर्स्ट वाले लोन के लिए भी रोक करके रख सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ जनरल लियन, बराबर। तो जब भी आपसे कोई पूछे जनरल लियन क्या होता है, मोर देन वन लोन के लिए होता है ना। जनरल का मतलब जब तक उस बंदे के अकाउंट में पैसा ड्यू बोल रहा है तब तक आप एसेट को रोक करके रखोगे, भले ही वो एसेट किसी भी लोन के लिए आई हो। ये अपने को ध्यान में रखना है। इट इज अ मैटर ऑफ जनरल लियन। बहुत आसान है। बॉक्स वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ना है, किधर से आई आवाज उधर से आई जी। हाँ, फिर तो देना ही पड़ेगा आपको। आपको पता ही क्या बैलेंस कितना बच रहा है अभी उस वक्त में, बस तो जीरो हो गया, तो फिर कैसे रोक सकते हो आप? हमारा क्वेश्चन क्या था या हमारा आंसर क्या था, जब तक उसके बैलेंस अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है तब तक रोक के रखना है ना। 14 फैब को आप सेकंड लोन लेते हैं, उससे पहले ही फर्स्ट लोन पूरा रीपे हो गया, तो क्या ऐसा सोच के बैठे थे आप कि फिर से लोन लेगा? रोक लो एसेट को अपने पास में, नॉट पॉसिबल। तो जीरो बैलेंस है तो आपको रिटर्न करना ही पड़ता, बराबर, एकदम क्लियर, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, किधर से आई आवाज? हाँ, तो नहीं मिलेगा ये राइट, तभी मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दूं, ये राइट इटसेल्फ अपने आप से नहीं मिलेगा कि हाँ भाई लॉ ने दिया ले लिया आपने, नहीं। इसके लिए जरूरी क्या है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी ये रियम का राइट आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ जी, इसकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू डाउन हो गई, सेकंड वाला रोक के रख लो। जितना भी उसके अकाउंट में बैलेंस है और जितना भी सिक्योरिटी अमाउंट है, सर सिक्योरिटी का अमाउंट कम है और लोन ज्यादा है, किस्मत आपकी खराब। सो किस्मत खराब ही बोलेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ एक ही लोन है, एक ही सिक्योरिटी है। तुमने 1 लाख के लोन के अगेंस्ट में 120 का सिक्योरिटी रखा और अचानक से मार्केट प्राइस कोई चीज का डाउन हो गया, कोई लैंड ही था, कोई बिल्डिंग था, और वैल्यू 50,000 ही बच गया, कुछ नहीं कर सकते आप। इतना रिस्क बिजनेस के अंदर आपको लेना पड़ेगा।
रीपे नहीं करेगा तो एसेट बेचोगे, बाकी के लिए उसके ऊपर सूट फाइल करोगे, जो अपना कॉमन कंसेप्ट है। ठीक है, बराबर। नाउ पर्टिकुलर लियन क्या है, ये आप पढ़ के बताओ मुझे, देखें क्या डिफरेंस दोनों में आपको समझ में आता है। पढ़ना है इसको पूरा, सिंपल है, मैं पढ़ूंगा वहां से, पहले आप लोग पढ़िए। कुछ अलग है इसमें, ये एक ही चीज के लिए यूज होता है, वो क्या है? हाँ, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया और उसका रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, तो जब तक रेम्यूनरेशन हमको नहीं मिलेगा, पारिश्रमिक हमारा नहीं मिलेगा, तब तक हम उस चीज को अपने पास में रोक करके रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपल पर्टिकुलर लियन। देखते हैं वहां से। इन अ कॉन्ट्रैक्ट द पर्टिकुलर लियन इज द राइट टू रिटेन द पर्टिकुलर गुड्स। कौन से गुड्स? बेल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ चार्जेस और रेम्यूनरेशन, है ना। इफ द बेली बाय हिज स्किल और लेबर इंप्रूव द गुड्स बेल्ड, he is entitled to get remuneration for such services, और इन रेम्यूनरेशन के लिए वो गुड्स को अपने पास में रिटेन करेगा अगर बेलर उसको पैसा देने से मना कर दे। आसान चीज है, एग्जाम्पल समझ में आया ये वाला? इस बंदे ने टेलर को दिए थे क्लॉथ, सूट वूट सिलने के लिए, बट ऑब्वियस है सर्विसेज देगा तो उसका रेम्यूनरेशन बनता है। मान लो उसने बोला साहब 7,000 रुपया लगेगा सूट सिलने का, 7,000 का रेम्यूनरेशन हो गया। अभी जब तक ये बंदा उसको पैसा नहीं देगा, वो तब तक सूट अपने पास में रिटेन करके रख लेगा, रोक करके रख लेगा। दिस इज कॉल्ड सिंपली पर्टिकुलर लियन, बराबर। तो जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन में डिफरेंस क्या? पर्टिकुलर लियन यूज होता है सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के रेम्यूनरेशन के लिए या रेम्यूनरेशन के लिए, चलो, जबकि जनरल लियन कब यूज होता है? मोर देन वन लोन और ट्रांजेक्शन्स के लिए, उधार के ट्रांजेक्शन्स के लिए। अच्छा, पर्टिकुलर लियन में उधार वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, क्या कहते हो? इसमें कोई उधार लेना वोना कुछ नहीं है। इसमें आपने सर्विसेज दिया, सामने वाले ने रेम्यूनरेशन नहीं दिया, आपने गुड्स को अपने पास में रोक करके रख लिया कि भाई आप पहला पैसा दो, उसके बाद में ले जाओ। इवन गाड़ी सर्विस के लिए दी तुमने, सर्विसिंग का पैसा नहीं दे रहे हो, सामने वाला क्या करेगा? गाड़ी रोक लेगा, सर गाड़ी रोक के रखूंगा, जब तक पैसा नहीं लाओगे गाड़ी नहीं ले जाने दूंगा। इट इज अ मैटर ऑफ पर्टिकुलर लियन। तो एकदम आसान सी बात है, जनरल लियन, पर्टिकुलर लियन। सर ये इधर क्यों पढ़ रहे हैं अपन? बिकॉज ये सब का सब बेलमेंट का पार्ट है। सर मतलब वो गुड्स को रोक के रख रहा है, तो जब रोक के रख रहे हो और गुड्स किसी और के हैं, तो सेम रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। कौन से वाले? बेली की ड्यूटीज वाले। गुड्स को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर केयर करना पड़ेगा गुड्स का, है ना। फिर और क्या करना पड़ेगा? अनऑथोराइज यूज नहीं करना है, किया और डैमेजेस हुआ तो कॉम्पनसेशन पे करोगे। ध्यान में आया? तो वो प्रोविजंस एज इट इज यहां पे भी लगने वाले हैं, सेम टू सेम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे सामने जो आ रहा है, सूट बाय बेली और बेलर अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है? रॉन्ग डोर्स। अब ये क्या कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत इस पिक्चर से आपको समझ में आना चाहिए। ये कार है और एक ये मोहतरमा है जिनके हाथ में पत्थर है, और इन्होंने कार का कांच जो है वो फोड़ दिया है। समझ रहे बात को? बराबर। सिंपल काम, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर वहां से मैं पढ़ूंगा। एकदम आसान सी चीज है। सपोज करिए कि मैंने अपनी कार जो है वो इसके यहाँ पे रखी, 10 दिन के लिए मैं जोधपुर से बाहर जा रहा हूँ, और मैंने बोला मेरी गाड़ी भी तुम्हारे यहाँ पे रखनी है। इसने बोला ओके सर, मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, आप रख दीजिए। मैंने रख दिया, मैं 10 दिन के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। इस बीच में ये इवेंट हो गया, बराबर। किसी का दुश्मनी रहा होगा, भले हो सकता है इससे रहा हो, किसी से भी रहा हो। ऐसे ही आजकल अपने यहाँ जोधपुर में तो यूं ही तोड़ देते हैं। ऐसे ही घूमने निकले, अच्छी से अच्छी 4-5 गाड़ियाँ दिख रही है, फोड़ो, बराबर। तो अक्सर न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो इन्होंने भी ऐसे उठाया, गाड़ी का कांच फोड़ दिया। अब फोड़ दिया, आजकल कैमराज वैमराज लगे हुए होते हैं, तो पकड़ में भी आ गई है। फोटो देख रहे हो आप, इसलिए देख रहे हो, बराबर। तो पकड़ में भी आ गई। नाउ मैं जोधपुर में हूँ नहीं, मैं तो 10 दिन के लिए बाहर हूँ, एंड आई एम ओनर ऑफ द कार। नाउ अभी केस करेगा कौन? मैं करूँ या बेली करे? बस ये अपना क्वेश्चन है। मतलब कोई भी कर सकता है, चलेगा क्या? मतलब मैं तो कर ही सकता हूँ, ये तो कंफर्म है, बिकॉज आई एम ओनर ऑफ द कार। मैं तो पक्का करूंगा ही करूंगा। लेकिन मैं तो 10 दिन बाद आने वाला हूं, तब तक पुलिस में कंप्लेन करना, पकड़ना, जो भी कुछ है, केस फाइल करना, हो सकता है कोर्ट में जाना पड़े। क्या बेली के पास में राइट है? क्या लॉ ने राइट दिया बेली को?
चलिए अभी उसका बेली का खर्चा वर्चा होगा इसके अंदर, वो बेलर वैसे तो जिसपे केस करेंगे उससे वसूल करेंगे, अदरवाइज बेली अपनी जेब से देने वाला नहीं है, उसका सारा एक्सपेंडिचर उसको रीएम्बर्स होगा। इसी कंसेप्ट को हमने कहा सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डोअर, यही कंसेप्ट है अपना, पढ़ते हैं वहां से। इफ अ थर्ड पर्सन, ये जो आप थर्ड पर्सन देख रहे हो ऐसे पत्थर उठा के, wrongfully deprive the bailey of the use or possession of the goods bailed, आपने बेली को गुड्स को केयर करने से, या हो सकता है बेली ने यूज करने के लिए आओ तो यूज करने से रोका, डिप्राइव का मतलब रोक देना है ना, और डज देम एनी इंजरी, ये इंजरी का एग्जांपल आप लोग इसको यहां पे देख रहे हो। अगर किसी थर्ड पर्सन ने बेलमेंट वाले गुड्स को इंजर किया, नुकसान पहुंचाया, द बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज, बेली की बात हो रही है, सच रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब राइट्स है ना, एज द ओनर माइट हैव यूज इन लाइक केसेस इफ नो बेलमेंट हैज बीन मेड। यहां तक का मतलब बेली के पास में वो सारे के सारे राइट्स होंगे जो गुड्स के ओनर के पास होते। अगर गुड्स बेलमेंट पे नहीं होते तो ओनर जो जो राइट यूज कर सकता था, मालिक जो जो राइट यूज कर सकता था, वो सारे के सारे राइट किसके पास में रहेंगे, बेली के पास में रहेंगे। एंड आइदर द बेलर और बेली, हमने दोनों का नाम लिख दिया है, मे ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन फॉर सच डिप्रिवेशन और इंजरी। तो अगर आपने कुछ को सपोज करो इसने यूज करने के लिए लिया था, 4 दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए, मुझे काम में लेनी है, मैंने इसको दे दिया, वेदर विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी अगर किसी पर्सन ने तोड़ दिया, हर्ट किया, इंजरी किया, उन गुड्स को नुकसान पहुंचाया, तो उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में केस करने का राइट बोलो किसके पास है, बेलर और बेली दोनों के पास में बराबर बराबर है। सर दोनों मिलके करेंगे क्या, वैसे तो लॉ ने और लगाया दोनों के बीच में, तो दोनों मिलके क्यों करना है, या तो बेलर कर दे, और प्रैक्टिकली ऐसे मैटर में हम कह रहे हैं कि बेलर वहां पे नहीं अवेलेबल है, तो फिर केस कौन करेगा, बेली कर देगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब सर खर्चा वर्चा हुआ उसका क्या, अगला प्रोविजन 182 उसी के साथ कॉम्बो पैक। अब यहां से आप देखें कि किस तरीके से जो कॉम्पनसेशन होगा उसको आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट या अपग्रेड करेंगे। Whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit, अब केस में आपको कोई रिलीफ या कॉम्पनसेशन मिलेगा, शेल एज बिटवीन द बेलर एंड द बेली बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट। मतलब इस लाइन का मतलब क्या, रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट मतलब क्या, अब जितना जिसका नुकसान हुआ, बेसिकली अगर देखें तो बेली ने केस किया और एडवोकेट का खर्चा वर्चा मिला के 5-10 हज़ार रुपया लग गया और सामने वाले से अपने को 40,000 का कॉम्पनसेशन मिला, तो बेली ने जितना खर्च किया उतना बेली को मिल जाएगा, बाकी सारा बेलर का रहेगा, क्योंकि ओनर कौन है, गुड्स का बेलर है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, एकदम सिंपल पॉइंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि अगर आप गुड्स कहीं पे रख के जाते हो और कोई थर्ड पर्सन गुड्स को नुकसान पहुंचाता है, इंजर करता है, तो केस करने का राइट दोनों के पास है। ओनर तो आएगा तब आएगा भाई, अभी फिलहाल बेली के पास में राइट है कि सूट फाइल करेगा। डैमेजेस कॉम्पनसेशन जो भी हमको मिलेंगे प्रोपोर्शनेटली आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेली का एक्सपेंडिचर बेली को, बाकी सारा अमाउंट बेलर के पास आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर मैटर ये भी। अब इसी में हाँ भले ही हो जाए, देखो यहां पे पैसे किस चीज के लिए थे, केयर करने के लिए, लेकिन यहां थर्ड पर्सन आपके उस केयर वाले पॉइंट को रोक रही है, यही बात थी अपनी, है ना। आपने गुड्स को वेदर यूज के लिए लिया या बिलमेंट के लिए लिया, और थर्ड पर्सन ने आपके उस चीज को, ये देखो क्या लिखा है, यूज और पोजीशन को रॉन्गफुली डिप्राइव किया है। तो वेदर पैसे ले रहे थे, अच्छा पैसे इस बात के लिए नहीं थे कि थर्ड पार्टी आगे तोड़ेगी तो वो तुम्हारे उस पैसे में से तुमको देना है, अभी हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, ऐसा नहीं होगा। तो वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन थर्ड पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर केस होगा। दोनों में से कौन करेगा, कोई भी कर सकता है। बाई चांस बेली ने किया तो चलेगा, बेलर ने किया तो भी चलेगा, और जो भी कॉम्पनसेशन रिसीव होगा उसको दोनों अपने अपने प्रोपोर्शनेट शेयर में बांटेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बराबर। अब इसी में मेरे पास में एक बढ़िया पॉइंट और है, ये वाला, ये भी इसी से मैच करता पॉइंट है, देख रहे हैं आप लोग। खास बात आगे प्लेज वाले पॉइंट में आपको देके रखा है, और बहुत बढ़िया वाला पॉइंट है, ये शानदार पॉइंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए, एकदम मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट इसको कर दीजिए, बराबर। और इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालिए और उसको पढ़िए। मैं भी यहाँ से निकाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िएगा। पढ़ के रखिए, फिर मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आपको प्रोविजन समझाऊंगा। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने का सोचा है इस चैप्टर से, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 3 to 4 टाइम सेम क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सिर्फ नाम चेंज करेंगे वो, है ना, कुछ और लगा देंगे, अदरवाइज सेम टू सेम। हाँ, ऑफ करना है। ये ऑफ ऑन वाला चक्कर सबसे खतरनाक है। कुछ को ऑफ चाहिए, कुछ को ऑन चाहिए। अभी कर देते हैं, एक मिनट बोल देता हूँ मैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़िए वहाँ से। क्या है क्वेश्चन का, थोड़ा सा डिटेल समझाओगे मुझे, हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर? पर्टिकुलरली इनका कुछ मैटर है ना? गुड्स को कुछ नुकसान पहुंचा है? नहीं हुआ है ऐसा कुछ? चलिए, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, ऐसे ही बताते जाइए। ये आप लोग देख रहे हैं, इंडियन रेलवे है, बैंक है, और ये साउथ के अक्षय कुमार हैं। नाम है इनका, काफ़ी लोगों को पता होगा, रवि तेजा। एग्जाम्पल भी अपना रवि पे है, तो अपने पिक्चर भी रवि की निकाल ली, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, पहले तो आप समझो, क्वेश्चन को समझना पहले यहाँ से, उसके बाद अपन प्रोविजन क्या, आंसर क्या, उसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअल में ये जो रवि है, इसके पास में है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में इसके पास में क्या है आपको बताता हूं, रेलवे रिसिप्ट। बात समझ में आई? सेल सब कुछ एक में पड़ गया है, हिंदी वाले भी पड़ गया है, स्वामित्व के प्रलेख। मैंने पूछा भी था 1-2 दिन पहले आपसे, अगर रेलवे से हमारे कोई गुड्स आ रहे हैं तो बट ऑब्वियस रेलवे पहले ही हमको एक बना करके रिसिप्ट दे देगा जो हमारे नाम से है। दिस इज कॉल्ड सिंपली रेलवे रिसिप्ट। अब ये रेलवे रिसिप्ट का वैल्यू, मतलब जो गुड्स का वैल्यू है, वो है 60,000 का। कितना है? 60,000 रुपए का गुड्स का वैल्यू है। रवि को बैंक से चाहिए लोन। लोन कितना चाहिए? 30,000 का ही। तो बैंक जो है वो इसको 30,000 का लोन प्रोवाइड करती है, और ये बदले में क्या करता है, ये जो रेलवे रिसिप्ट है ये इसने बैंक के पास में कर दिया है प्लेज, रेलवे रिसिप्ट दे दिया। मेरे ख्याल से यहां बैठे सब लोगों को पता है, फिजिकली गुड्स को कई बार देना जरूरी नहीं होता है। आप गुड्स का पेपर दे दीजिए, बैंक वाला गुड्स को जाकर के रेलवे से ले आएगा। समझ रहे हो ना? रेलवे से लाना पड़ेगा, रेलवे तो रखेगा नहीं, किराया थोड़ी देंगे अपन, तो बैंक वाले जाकर के अपने पोजीशन में ला करके रख देंगे। सर लेकिन लोन 30 का है, गुड्स 60 के हैं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देने वाले की मर्जी। किसी को 50,000 का लोन चाहिए और उसके पास सिर्फ एक BMW है, तो चलेगा ना कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? वो अपना व्हाट्सएप पे वो मैसेज आता है ना, वो मारवाड़ी वाला मैसेज बहुत फेमस है। एक बंदा यहाँ से, अपना मारवाड़ी भाई, बॉम्बे जाता है, याद आया? कोई व्हाट्सएप पे नहीं आया, वो सुनो, कॉमर्स के लोग हैं हम लोग, दिमाग कैसे चलता है वो सुनो। बॉम्बे जाता है, और बॉम्बे जाकर एक बैंक के पास जाता है और बोलता है मुझे 50,000 का लोन चाहिए। तो बैंक वाले कहते हैं दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सिक्योरिटी, मेरा BMW पड़ा है इधर, ठीक है, 1 करोड़ का कार है। तो बैंक वाले कहते हैं ठीक है, 1 करोड़ का कार है, कार के पेपर्स उस बंदे के नाम पे हैं, तो ठीक है, कितने टाइम के लिए चाहिए? कि सर चाहिए तो 6 महीने के लिए है, पर पहले पैसा अरेंज हो गया तो मैं पहले दे दूंगा, पैसे की ज़रूरत है। बंदे को 50,000 रुपया लोन दिया, उस बंदे ने गाड़ी दे दिया प्लेज के ऊपर, चला गया। 1 महीने बाद वापस आया, 2 महीने बाद बैंक के पास आया, 50,000 रुपया चुकाया, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा छोटा मोटा 4-5 हज़ार रुपया वो भी दिया, गाड़ी लेकर वाला। बैंक वालों ने रोका, भाई साहब इधर आओ, यार तुम्हारे जैसे पागल इंसान नहीं देखा, तुमने 50,000 के लोन के लिए 1 करोड़ की गाड़ी मॉर्गेज कर दी। वो कहता है मारवाड़ी हूँ मैं, मेरे को जाना था फॉरेन घूमने के लिए, समझ रहे हो, 1 महीने के लिए गाड़ी मैं अपने वहाँ जोधपुर से यहाँ लेकर के आया। अब यहाँ गाड़ी कहीं पर भी अगर ऐसी रख दूँ तो गाड़ी को डैमेज होगा, प्लस अगर कहीं पे कोई एरिया में कहीं पे पार्क करूँ तो BMW रखने का तो 1 महीने का रोज़ का 1,000 रुपये के हिसाब से भी देखूँ तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं आपसे पैसा उधार पे ले लूँ। तो 50,000 रुपये आपने मुझे दिए भी कि जाओ घूम के आओ आराम से, बराबर। मेरा जेब से तो कितना लगा, खाली उसके ऊपर ब्याज 2-4 हज़ार रुपया। 2-4 हज़ार में 1 महीने तक आपने मेरी गाड़ी कितनी संभाल करके रखी, बराबर।
मुझे तो मजा आ गया, और क्या चाहिए। तो ये कॉमर्स वाला आदमी का दिमाग, समझ रहे हैं आप। तो अब इस बंदे ने क्या किया कि गुड्स का वैल्यू भले ही 60,000 है, अपने पास और कुछ है नहीं, तो रेलवे रिसिप्ट उसने बैंक के पास में मॉर्गेज कर दी, बैंक से 30,000 रुपया ले लिया। अब यहां पे बैंक को क्या करना है, सुनो, रेलवे से जाकर के गुड्स अपने पोजीशन में रखने हैं। पर यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई, रेलवे से वो गुड्स हो गए हैं लॉस्ट। क्वेश्चन बड़ा आपने ढंग से, तो रेलवे से वो गुड्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, खो गए रेलवे से। अब सवाल पहला जो आपने अभी पढ़ा, हु हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट रेलवे, वेदर रवि और बैंक और बोथ, दोनों कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। पर ये सूट फाइल किया है बैंक ने। तो पहला क्वेश्चन ही आपसे ही पूछा होगा, अभी क्वेश्चन देखता हूं मैं वापस से, बताओ बैंक को केस करने का राइट है कि नहीं है। बिल्कुल है, बैंक केस करेगी, करेगी 100% करेगी। अगला क्वेश्चन, बैंक जो केस करेगी 30,000 के लिए करेगी या 60 के लिए करेगी, बोलो बोलो, 30 और 60। क्यों, बैंक का तो 30 ही है ना सर, पूरे वैल्यू के लिए केस होगा, ऐसा थोड़ी 30 के लिए हम करेंगे, इसके लिए वो करता रहेगा, आएगा जब। बैंक पूरा 60,000 के लिए केस करेगी, और जब रेलवे से ही अपने को 60,000 मिल जाएंगे, फिर बैंक को मिलेंगे, फिर बैंक क्या करेगी, 30 अपने लिए प्लस वो जो एक्स्ट्रा 30 मिले वो खुद के नहीं है, बैंक के, किसके हैं, रवि के लिए अपने पास में रखेगी, और रवि को वापस से रिटर्न कर देगी वो। बिल्कुल, आप बिली हो, पूरा पैसा आपको मिल गया है, तो जितना बिलर का शेयर है भैया उसको उतना वापस करो। ये इसका कंसेप्ट है, और ये पहले आपको मैं यहां से पढ़ाता हूं। देखिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा तो एग्जैक्टली वही चीज यहां लिखी हुई है। मैं पढ़ता हूं प्रोविजन को, द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड विथ द बैंक एज सिक्योरिटी अगेंस्ट एन एडवांस कॉन्स्टिट्यूट अ प्लेज। पहली लाइन याद रखने की, अगर आप पैसा उधार लेते हैं और बदले में गुड्स रखने की जगह पे पेपर्स रख देते हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो भी वो प्लेज माना जाएगा, है ना। एज अ प्लेजी, सर ये प्लेजी कौन होता है, जिसके पास में आपने गुड्स उधार पे रखे हैं ना, जिसको अपन बेली भी बोलते हैं यहाँ पे, बेली। अब बैंकर्स राइट आर नॉट लिमिटेड टू हिज इंटरेस्ट। अब सुनो भाई, यहां इंटरेस्ट वर्ड का मतलब क्या, ब्याज या पूरा अमाउंट, पूरा अमाउंट। अब यहीं से इंटरप्रिटेशन को सीखते चलिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब यही है, कई बार वर्ड के, एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड कि प्रोविजन के हिसाब से कौन सा मीनिंग लग रहा है। अब यहां इंटरेस्ट का मतलब ब्याज से नहीं है, इंटरेस्ट मतलब बैंक का जितना इंटरेस्ट है, तो बैंक का इंटरेस्ट तो पूरा 30,000 का है। बात समझ में आ रही है। अभी मैं बोलता कि बैंक हैव राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट, तो इस इंटरेस्ट का मतलब क्या होता, बोलो बोलो, इसका ब्याज होता है, बराबर। ये लड़की देखने गया, लड़की ने पूछा तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, वहां इंटरेस्ट का मतलब हॉबीज होता है ना, वहां ये नहीं कह सकता 5 लाख पे 6% है, 3 लाख पे 2% है, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे तो इंटरेस्ट का एक ही मतलब आता है, ठीक है। आपको याद हो तो फाउंडेशन की क्लास में भी मैंने स्टार्टिंग क्लास के अंदर आपसे बोला था, एक स्टेशन का एग्जाम्पल दिया था, रेलवे स्टेशन का, है ना। रेलवे स्टेशन पे एक लड़का है, एक लड़की है, बराबर। तो क्या बोला एक ने दूसरे को, मतलब मैंने अपने फ्रेंड को क्या बोला, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या बोला, ये लड़का इस लड़की का भाई है। मैंने कहा नहीं नहीं, 14 आ रही है, ये लड़की इस लड़के को भाई है ना। जिन्होंने पहली बार सुना है वो घर जाके सोचना मैंने क्या बोला, ये लड़का इस लड़की का भाई है, नहीं नहीं, ये लड़की इस लड़के को भाई है, बराबर, अच्छा लगना, ठीक है। तो लॉ के अंदर दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, है ना। अपना पुराना एक मैसेज, ये भी मैंने बताया था, बहुत पॉपुलर हुआ मैसेज, लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो भाग लो या भाग लो, भाग लो या भाग लो। 1 भाग लो इज पार्टिसिपेटेड, 2 भाग लो इज भाग जाओ, रन अवे, है ना। तो वर्ड एक ही है, मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब लॉ यहां पे कह रहा है बैंकर का राइट सिर्फ उनके इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं होगा, सिर्फ 50,000 रुपए तक नहीं होगा, पूरे 60,000 के लिए होगा। इन केस ऑफ इंजरी टू द गुड्स या अदर किसी तरह का डिप्रिवेशन बाय थर्ड पार्टी, यही तो किया ना, थर्ड पार्टी ने हमारे गुड्स का राइट रोक दिया, 60,000 के गुड्स खो दिए। प्लेजी मतलब बेली वुड हैव ऑल सच रेमेडी दैट द ओनर ऑफ द गुड्स वुड हैव अगेंस्ट देम, मतलब वही बात रॉन्ग डोर वाली, जो राइट्स ओनर के पास हैं वो सारे के सारे राइट बेली के पास हैं। और ये तो क्वेश्चन आपने किया, ये केस का नाम, पहला केस, मतलब हमने जो स्टडी चालू किया उसमें पहला केस स्टडी आया है इन मॉर्वी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, बराबर। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सबसे बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, दैट द बैंक मतलब प्लेजी वॉज एंटाइटल टू रिकवर नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ द एडवांस। इस लाइन का मतलब न सिर्फ 30,000 30,000 बट द फुल वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, मतलब पूरा का पूरा 60,000 60,000, है ना। प्रोविजन के साथ एग्जाम्पल क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे तो समझ में आता जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बैंक के पास सिर्फ 30 का नहीं पूरे 60 का राइट है। और अगली लाइन अगर कोई समझा दे तो मजा आ जाएगा। हाँ, उसके ऊपर जो अमाउंट है उनके इंटरेस्ट के ऊपर, वो आपको बेलर को प्लेजर को वापस करना पड़ेगा। हाउएवर द अमाउंट ओवर एंड अबव, 30 के ऊपर 30 वापस 30,000 इज टू बी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट ऑफ द प्लेजर। का मतलब होता है बेलर के लिए, फॉर द बेलर आपने वो पैसा रखा है एंड यू हैव टू रिटर्न टू द बेलर, आपको वापस करना पड़ेगा। और सेम यही क्वेश्चन आपका यहां पे था, देख सकते हैं आप लोग। सर आंसर कैसे लिखना है, बिल्कुल जो आपका प्रोविजन है इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, पहले प्रोविजन देन केस रेफरेंस देते हो तो मजा आ जाएगा। कल आपको मैंने कहा था सबसे ऊपर लिखना चाहिए प्रोविजन, प्रोविजन के बाद में क्वेश्चन के बारे में, है ना, आप फिर कंक्लूजन। अब इस बीच में आप केस रेफरेंस लगा सकते हैं, प्रोविजन के साथ में केस रेफरेंस लगा दो, ठीक है। आपको मैं ये भी बता दूं कि एक स्टूडेंट ने पुराने कोर्स के अंदर, जो हमारी मैरिड होल्डर स्टूडेंट थी, उसके आंसर लिखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न था। वो पैटर्न भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। वो क्या करती थी, जैसे भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया क्वेश्चन वन का ये आया, तो सबसे पहले यहां पे वो ऊपर लिख देती सेक्शन, अगर सेक्शन याद है तो ऊपर ही सबसे पहला, कुछ भी अकॉर्डिंग कुछ नहीं, सबसे पहले ऊपर सेक्शन, है ना। तो उसने मान लीजिए लिख दिया सेक्शन 148, ठीक है। सेक्शन 148 देने के बाद में यहां वो लिख देती, अच्छा कई बार सेक्शन का नाम भी लिख देती कि किस सेक्शन से कनेक्टेड है, यहां वो देती रेफरेंस केस, ऊपर ही केस का नाम लिख देती, देन उसके बाद 2 पैराग्राफ के अंदर अपना आंसर खत्म कर देती, मतलब प्रोविजन लिख करके फिर आंसर लिखती है। ये तभी होता है जब आपका सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। फिर से आपको कह देता हूं मैं, रॉन्ग सेक्शन लिखने से बेटर है कि आप सेक्शन लिखेंगे ही नहीं। एकदम क्लियर कट माइंड में सेट करो, थोड़ा सा भी एग्जाम में अगर डाउट क्रिएट हो जाए कि यार ये सेक्शन कौन सा था, बिल्कुल छोड़ देना, सीधा लिख देना अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नहीं तो अकॉर्डिंग सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन अगर गलत हुआ तो मे बी आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है और आप चैलेंज भी नहीं कर पाओगे उसको। ध्यान से सुन लीजिएगा, कल को मान लीजिए कि रिफॉर्म्स हो गए, हमने कहा सर हम आंसर चैलेंज कर देंगे, पूरा आंसर सही था, वो कहेंगे क्या इस सेक्शन में ये प्रोविजन है, नहीं है। तो जब इस सेक्शन में ये प्रोविजन ही नहीं है तो पूरा का पूरा आंसर गलत, भले आपने प्रोविजन सही लिखा हो अंदर, लेकिन सेक्शन से प्रोविजन मैच नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एकदम क्लियर कट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये एक पॉइंट बीच में मैंने आपका ले लिया, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रख के जाएंगे। चलिए वापस वन पहुंच गए यहाँ पे ना। अभी अपने पास में चैप्टर का आखिरी टॉपिक आ गया है, प्लेज। यहाँ पे भी कुछ लोग आप देख रहे हैं, कौन है अभी बताऊंगा आपको मैं, इनको शायद नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे। तो क्या है क्यों है बता रहा हूं अभी। पहले मुझे बताओ, आज जो हमने पॉइंट्स पढ़े जनरली एंड पर्टिकुलरली तो चलो ठीक है, मेन अपने को जो कंसेप्ट याद रखना है वो है इंजरी वाला, या थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो हु हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, बोथ बेलर एज वेल एज बेली। सपोज करिए अगर बेली केस करेगा तो हाउ मच अमाउंट, होल अमाउंट, पूरे के लिए सूट फाइल करिए, ऐसा नहीं कि जितना खुद को चाहिए उतने के लिए केस करिए, पूरे के करिए, फिर जितना रिसीव होगा उसमें से आपके लिए है ओवर वाला जो अमाउंट है फॉर दी बेलर, वो बेलर के ट्रस्ट के लिए है, उसके लिए आपने अपने पास में रखा है। ये कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल। अब चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट हमारे पास में है, ऊपर एक पॉइंट मैंने छोड़ रखा है, अभी स्टार्टिंग में एक और पॉइंट छोड़ रखा है, सबसे लास्ट में रहेंगे। फिलहाल है 172 में प्लेज। पहली चीज हम पढ़ चुके हैं, प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का टाइप है, बराबर। सर फिर अलग से क्यों दिया, क्योंकि कहीं कहीं पर ये बेलमेंट से अलग है, कहीं कहीं पे डिफरेंस पढ़ेंगे भी अपन, तो इस वजह से हमने इसको अलग पढ़ा। क्लियर बोल दिया, प्लेज हमारा वैरायटी ऑफ बेलमेंट है, उसी का टाइप है, वही तो हम कह रहे हैं आपको। इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लोन और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। अब जो पर्सन गुड्स को प्लेज करता है
उसको हम कहते हैं पॉनर या प्लेजर भी बोलते हैं। जिसके पास आपने गुड्स प्लेज किए हैं, जो उधार देता है आपको, उसको पौनी भी बोलते हैं, एज वेल एज प्लेजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये जो आप सीन देख रहे हो, एक बहुत पुरानी पिक्चर का है ना? हाँ, कई लोगों को याद होगा, कहीं कहीं देखा हो तो। ये है मदर इंडिया, बराबर। मदर इंडिया में ये जो दो कैरेक्टर हैं वो अपने इसीलिए लिए क्योंकि प्लेज के ऊपर ही थे, ठीक है। प्रॉपर्टी अपना जो भी कुछ था वो उधार रख दिया गया था। ये जो पर्सन है, ये बहुत फेमस एक्टर उस वक्त में पुरानी पिक्चरों के हुआ करते थे, कन्हैयालाल इनका नाम है। फिलहाल ये पर्सन है महाजन, सुना है ना अपने विलेजेस में, महाजन। हम लोग बोलते हैं इनको लेंडर, पैसा उधार देने वाले, बराबर। ये जो है, ये है मदर इंडिया। अब ये कौन है एक्ट्रेस, देखा था आप लोग जानते होंगे शायद। ये है संजय दत्त की मदर, ये है सुनील दत्त की वाइफ, बराबर, नरगिस दत्त, बराबर, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे बोरोवर है, समझ रहे हैं, पैसा उधार लेने वाले। अब जो पर्सन पैसा उधार लेगा वो इनके पास में क्या मॉर्गेज करेगा, जो भी इनके पास में गुड्स है, सही है, गुड्स को प्लेज करेगा। प्लेज, गिरवी रखना, हिंदी में भी लिख देता हूं, ये आपने गुड्स को रखे यहां पे गिरवी। तो ये पर्सन बोरोवर भी है, साथ में ये पर्सन बेलमेंट के हिसाब से, जल्दी बोलो, बेलर भी है ना। और चूंकि गुड्स इनके हैं और ये प्लेज का मैटर है, तो ये पर्सन पॉनर भी है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यही पर्सन बोरोवर भी है, यही पर्सन बेलर भी है, जो मालिक होता है गुड्स का, और यही पर्सन पॉनर भी है ना। जबकि ये पर्सन लेंडर है, लेंडर होने के साथ साथ में ये पर्सन बेली भी है, और ये पर्सन पॉनी या प्लेज भी है, ऐसे, है ना। यहां लिखा भी है, पर्सन जिसने गुड्स प्लेज पे रखे उसको प्लेजर या फिर पॉनर बोलते हैं, और जो बेली है जिसके पास में गुड्स आपने रखे हैं उसको प्लेजी या फिर पॉनी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये अपना सिंपल बेलमेंट का मैटर है, प्लेज का मैटर है। अब बहुत कॉमन कंसेप्ट से आप मुझे बता दो, बगैर वहां से पढ़े, ये जो बंदा है जिसने पैसा उधार पे दिया है, इसके आपके हिसाब से क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? कुछ तो राइट्स होंगे, दोनों के राइट्स और ड्यूटीज हैं। तो जिसने पैसा उधार दिया उसके राइट्स क्या क्या समझते हो? पॉनर के, सॉरी, पॉनी के राइट्स, लेंडर के राइट्स, बोलो। यहां से एक पॉइंट आया कि सर अगर उसने पैसा वापस नहीं दिया तो पहले मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं कि गुड्स को सर हम रोक करके रख लेंगे, राइट ऑफ लियन यूज कर लेंगे, और फिर हम उन गुड्स को बेच भी देंगे। बेचने से दो बातें होंगी, या तो पैसा पूरा आ जाएगा या फिर नहीं आएगा पूरा। कम आया तो उसके लिए सामने वाले पे सूट फाइल कर देंगे। ज्यादा पैसा आ गया तो हमारा जितना होता है वो हम रख लेंगे, बाकी उसको रिटर्न कर देंगे। मेरे ख्याल से सारे राइट्स आप लोगों को पहले से आते हैं, है ना। सिर्फ मुझे थोड़ा सा एक नया पॉइंट बताना है, अदरवाइज आपको सब आता है, मुझे पता है। ये देखिए, पॉनी के राइट्स, पॉनी मतलब लेंडर, कंफ्यूजन हो तो वहां लिख देना, उधार देने वाले के राइट्स हैं, लेंडर के राइट्स हैं। जिसने उधार दिया उस पर्सन के, या फिर बेली समझ लो, उसके कुछ राइट्स। सबसे पहला, गुड्स को रिटेन करना। क्या लिखा है देखता हूं, पॉनी हैज राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, बट ऑल्सो रिकवरी ऑफ डेप्ट एंड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज। समझा नहीं मैं? 1 लाख रुपए का लोन है, पुराना एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1 लाख का लोन है, और इसके बदले में हमने हॉर्स प्लेज पे रख दिया है। रख सकता हूं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, लाइव स्टॉक रखा जा सकता है, रख दिया। बोलो, इन्होंने बोला न सिर्फ लोन का अमाउंट, बल्कि गुड्स को प्रिजर्व करना, लुक आफ्टर करने के खर्चे के लिए भी आप राइट ऑफ लियन यूज कर सकते हो। काय का खर्चा? खाना पीना उसका, है ना। तो खाने पीने में मान लेते हैं जब तक का लोन था 10,000 रुपया खर्च हुआ। इंटरेस्ट में इसमें अभी नहीं लिख रहा हूं, आपको सबको पता है इंटरेस्ट के लिए भी हम रोकते हैं, वो तो एक जनरल एक्सपेंसेस अपना ही है, बराबर। 1,10,000 जब तक सामने वाला नहीं देगा तब तक आप गुड्स को अपने पास में रिटेन रख सकते हो। अच्छा, एक कंफ्यूजन, सामने वाला कहता है 1 लाख तो दूंगा, 10,000 नहीं दूंगा ऊपर के, तो भी हॉर्स को रिटेन कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं भाई, लॉ पावर दे रहा है। खाली अमाउंट, जितना भी अमाउंट बाकी है उसके लिए रोक करके रखेंगे, तो हम रोक करके रख लेंगे। बी पॉइंट पहले ही पढ़ चुके हो, पढ़ के बताओ फटाफट।
हाँ, और अभी तक बंद नहीं हो गया, मैंने मैसेज तो डाल दिया, अब तो 5 मिनट की बात है, बैच ही खत्म हो जाएगा अपना। हाँ जी, बोलो वही बी पॉइंट। ये तो वही है अपना जनरल लियन। क्या कहते हो, एक से ज्यादा लोन के लिए भी, सब्सिक्वेंट लोन के लिए भी आप रोक करके रख सकते हो। तो ये तो जनरल लियन वाला पॉइंट, आगे लिख दो जनरल लियन, वापस पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा तुमको। अगर कॉन्ट्रैक्ट में हो तो पॉनी इन गुड्स को एक से ज्यादा लोन के लिए भी रोक सकता है। सब्सिक्वेंट का मतलब आगे लिए जाने वाले लोन के लिए भी रोक सकते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो। इट इज अ मैटर ऑफ जनरल लियन। थर्ड वाला अगर कोई समझाएगा तो मजा आ जाएगा, पढ़ो फिर मैं पढ़ता हूं। थर्ड वाला पॉइंट, मतलब एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरे इसी एग्जाम्पल में ये हॉर्स पुराना एग्जाम्पल कर बीमार हो गया, 5,000 रुपया लगा भाई उसका मेडिकल का, और मेडिकल एक्सपेंसेस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टोटल अमाउंट हम मानते हैं 1,15,000। अब फटाफट सोच के बता दो, सामने वाला 1 लाख देने को तैयार है, 15,000 नहीं देगा, रोक लें? रोक सकते हैं सर। सामने वाला 1,10,000 देने को तैयार है, ऑर्डिनरी देने को तैयार है, 5,000 डॉक्टर के नहीं दे रहा है। गुड्स रोक सकता हूं कि नहीं रोक सकता हूं? सर नहीं रोक सकते हो तो फिर क्या डूब जाएंगे वो पैसे? तो क्या करूंगा सर, इन 5,000 के लिए आप सूट फाइल कर दोगे। केस करने का राइट तो है ही ना, अगला पॉइंट अपने को देके रखा है, वापस समझो पूरा पॉइंट। गुड्स को रिटेन करने का राइट कौन कौन से अमाउंट के लिए होता है? एक तो डेप्ट का अमाउंट, सेकेंड नंबर एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंडिचर के दो पार्ट, फटाफट बताओ कौन से? ऑर्डिनरी और, तो ऑर्डिनरी में आपको लियन का राइट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में लियन का राइट नहीं है। सिर्फ क्या करोगे, सूट फाइल कर दोगे। ये अपने को सिंपल याद रखना चाहिए, ये आपका देखो सेक्शन में दे भी रखा होगा। पॉनी हैज राइट टू सीक रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वापस से रीएम्बर्स होंगे, हम वसूल कर सकते हैं, लेकिन his right to retain the goods shall not extend to extraordinary expenses but restricted to the ordinary expenses। फटाफट बताओ पॉनी का पहला राइट, जल्दी 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 सर। राइट टू रिटेन, वो सेकंड वाला तो नॉर्मल है, मुझे तो फर्स्ट चाहिए मेन, राइट टू रिटेन। अच्छा, रिटेन कौन से अमाउंट के लिए? सर लोन का अमाउंट प्लस ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो गए तो सर लियन तो नहीं कर सकता है, लेकिन रीएम्बर्स जरूर होंगे। उसके लिए क्या करेगा, सूट फाइल करेगा। चलो देखते हैं फटाफट। If pawnee failing to redeem the debt or perform the promise, the pawnee has right to sell the pledged goods after giving him a reasonable notice to the pledger or sue for the recovery of the amount। भाई पहला राइट तो बेचेंगे, बेचने से अगर पूरा पैसा वसूल नहीं हुआ, जितना भी उससे बाकी है, फिर वो चाहे एक्स्ट्रा हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, चाहे लोन का अमाउंट ही क्यों नहीं हो, हमने ये हॉर्स बेचा, और सोचो हॉर्स को बेचने से खाली 50,000 रिकवर हुआ। अब 50 तो लोन का बाकी है, फिर ऑर्डिनरी भी बाकी है, अभी तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बाकी है। इन सब के लिए हम सामने वाले पे क्या करेंगे, सूट फाइल करेंगे। एकदम बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां तक के पॉइंट अगर एकदम एग्जाम पर्पज से बोलूं तो मेनली तो 3 ही है, RSS। फर्स्ट R इज राइट टू रिटेन, देन सेल, देन सूट फाइल, मेनली। हाँ, बीच में 2 पॉइंट और लगाए अपन ने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए राइट ऑफ लियन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सूट फाइल होगा, रीएम्बर्स होगा, मतलब सूट फाइल करके पैसा ले लोगे, बराबर। फिर एक पॉइंट और पड़ा, सब्सिक्वेंट लोन है, बाद के लोन के लिए भी रोक करके रख सकते हो, अगर पहले से क्या हो, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। बात समझ में आई यहां तक? क्लियर कट एकदम। अब ये लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवाइज करेंगे अभी 1 मिनट में, कल पढ़ेंगे इसको, कल चैप्टर खत्म करेंगे, प्लस शुरू करेंगे सेक्शन वाइज। अच्छा, अपन यहाँ एक और काम करने वाले हैं, चैप्टर खत्म होते ही सीक्वेंस में रिवीजन लगाएंगे सेक्शन वाइज, जो फिर मेन बुक में आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, प्लस साथ में कर लेंगे MCQs भी। समझ रहे हैं? मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उससे इस चैप्टर का MCQ डिस्कस करेंगे, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और फटाफट से ये बता भी दो, इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट, अभी बाकी पॉइंट पढ़ाना है, डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट बताओ तो। बेलमेंट और प्लेज के डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, सीधा पूछता हूं, चलो खत्म, यहां से पॉइंट ही नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही पूछ लेता हूं। दोनों में से आपके हिसाब से एरिया वाइड किसका है? बेलमेंट का वाइड है,
और प्लेज का नैरो है। क्यों वाइड क्यों है? बिकॉज प्लेज इज अ टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ बेलमेंट, सो बेलमेंट इज वाइड, है ना। सेकंड नंबर, राइट टू सेल, जल्दी बता दो। वैसे तो दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं। दोनों में सेल करने का राइट किसमें है? प्लेज में। अभी भी आपने पढ़ा, पैसा नहीं दिया तो सेल कर सकते हो, सोचो बेलमेंट होता। अच्छा, यहां बेलमेंट का मतलब अदर देन प्लेज। पुराना एग्जाम्पल, गाड़ी सर्विस के लिए दी है तुमने अपनी 5 करोड़ की, उस पर खर्चा आया 50,000 का सर्विसिंग का, तुम नहीं चुका रहे हो, क्या सामने वाला गाड़ी सेल कर सकता है? क्या सिर्फ रिटेन कर सकता है, लेकिन सेल करने का राइट नहीं है। थर्ड नंबर, राइट ऑफ यूजिंग गुड, जल्दी बताओ किसमें यूज करने का राइट है, किसमें नहीं है, जल्दी बताओ। अगर बेलमेंट में तुमने गुड्स लिए ही यूज करने के लिए है, ये मेरी गाड़ी लेके गया, 3 दिन तक चलाऊंगा सर, आपकी गाड़ी चाहिए, किस लिए लेके गया? तो यूज करेगा कि नहीं करेगा बोलो। लेकिन प्लेज में मैंने अपने जेवर ऑर्नामेंट्स घर के गिरवी रख दिए, सामने वाला बप्पी लहरी बन के घूम रहा है ना, पेन पेन के सब जगह जा रहा है भर भर के, तो लॉ इसकी परमिशन आपको नहीं देता है। और आखिरी वाला भी बता दो, जल्दी बताओ। बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और प्लेज में होना ही है, इसीलिए तो पैसा ले रहे हो, तभी गुड्स दे रहे हो। इतना करिए, कल खत्म करेंगे इसको।